हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज के इस सीरीज वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी के बारे में। इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसके बारे में और उस वीडियो का टाइटल एसएससी ज्ञान 1 है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उससे पहले देख लो। उसमें मैंने बात करी है एग्ज़ाम के दौरान हो रही स्टूडेंट्स से जो गलतियाँ हैं उनके बारे में कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जामिनेशंस तो क्या क्या गलतियाँ आप कर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उससे भी एक कॉमन टॉपिक की, एक ऐसे टॉपिक की जो हर स्टूडेंट का सरदर्द बना हुआ है, और वो ये है कि मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ते। विच मीन्स के मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स करीब करीब 100 के आसपास हैं, लेकिन एग्जैक्टली कट ऑफ के आसपास नहीं है। विच मीन्स अगर इजी पेपर आता है तो आप 115-120 स्कोर करते हो। अगर मॉडरेट या टफ पेपर आता है तो आपका स्कोर 90-95 या 80 के आसपास होता है। वैसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं पहले ये बता दूं कि कितना स्कोर लाने के बाद एक रिस्पेक्टेबल टोटल हो जाता है या एक ऐसा टोटल हो जाता है जिसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड कर कर आप आराम से कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो, या शायद बिना नॉर्मलाइजेशन के भी आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कितना स्कोर लाने पे हम ये मान के चलें कि हम सेफ हैं। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सो 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस एंड इंग्लिश, राइट। देखो किसी भी पेपर में, कोई भी पेपर जो हो रहा है, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो जो एसएससी के पैटर्न पे होता है, रीजनिंग में 40 मार्क्स लाया जा सकता है। इस बात से तो आप अग्री करोगे कि 40 मार्क्स लाया जा सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका स्कोर कम है, उनका स्कोर कम रहने का बहुत बड़ा रीजन रीजनिंग होता है। जिस स्टूडेंट ने रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर लिया, बहुत कम चांसेस है कि उसका स्कोर 100 के नीचे टिकेगा। 100 के नीचे आप तभी आ पा रहे हो जब आपका स्कोर रीजनिंग में 32, 34, 35 इस तरीके से, और वो 40 क्रॉस नहीं कर रहा। जबकि अगर मैं बात करूं कि किसी भी पेपर में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, तो होना चाहिए कम से कम रीजनिंग में 40 मार्क्स। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में भी ये स्कोर होना चाहिए 40 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर ये बोलना तो बहुत आसान है कि यार 30 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। आते तो नहीं है, आएंगे शायद। आज अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लो तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं टच करूंगा या कुछ कुछ बातें मैं ऐसी करूंगा जिससे शायद आपके मार्क्स में 30 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होते होते, अगर जो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं अगर आप वो समझ पाओ तो। मैथ्स में कैसे लाना है ये बातें भी हम लोग करेंगे। मैं भी सिर्फ स्कोर की अगर बात करूं तो 40 मार्क्स ऑन एन एवरेज मैथ्स में आना चाहिए प्री के पेपर में। बात करूं अगर मैं जीएस की, तो जीएस में 30 मार्क्स आना चाहिए, ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स आना चाहिए। अगर इंग्लिश की बात करूं, देखो विथ ईयर्स ना, विथ टाइम इंग्लिश के पेपर इजी होते गए। पहले अगर आप किसी को कहते थे कि मेरे प्री में 35 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो कहता था अच्छा स्कोर है। अब आप किसी को बोलोगे 35 मार्क्स आ रहे हैं तो बोलेगा एवरेज स्कोर है, क्योंकि अब 35 सबका आ रहा है। पेपर काफी ईजी है तो 35 सबका आ रहा है। सेम गोज विद जीएस। पहले अगर कोई जीएस में 25 या 30 लेके आता था, हम कहते थे यार बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है, 30 नंबर आ रहे हैं जीएस में। अब अगर कोई 30 नंबर लेकर आता है तो हम कहते हैं यार वो प्रिपरेशन सही कर रहा है। जीनियस वाली बात नहीं होती, जिसका मतलब है कि एवरेज स्कोर 30 जाता है। तो अगर मैं बात करूं इनके बारे में, अगर आप इतना स्कोर लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप 140 से 145 के बीच में लाई कर रहे हो, और यकीन जानो कट ऑफ इसके आसपास ही होता है। अगर ये पेपर आपका टफ आया होगा और आप इतना स्कोर कर पा रहे हो तो मानकर चलो कि नॉर्मलाइज स्कोर आपका 170 के आसपास होने वाला है। अगर आपका पेपर मॉडरेट है तो आपका स्कोर 150 से 155 के बीच में होने वाला है, और अगर आपका पेपर ईजी है देन आपका स्कोर कहीं ना कहीं 150 फिर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एसएससी गलत करती है, उस पर मार्क्स बढ़ते हैं, कुछ नॉर्मलाइज स्कोर होता है 2-3 मार्क्स, तो कहीं ना कहीं 150 के आसपास होंगे। और आपको पता है 150 ज्यादा कट ऑफ अभी तक गया नहीं है, ना ही उम्मीद है जाने की। इसका मतलब है कि ये स्कोर काफी अच्छा है और सेफ है। अब हम लोग बात करेंगे कि इतना स्कोर लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरा अंदाजा है आपको ऑलरेडी रीजनिंग में 35 मार्क्स आ रहे होंगे, मैथ्स में 25 मार्क्स आ रहे होंगे, जीएस में आप 10 के आसपास कहीं होंगे, और इंग्लिश में 25 मार्क्स आ रहे होंगे। इतना तो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा। अब मुझे आज का मेरा ये काम है कि मैं आपके 35 को 40 बनाऊं, 10 को 30 बनाऊं और 25 को 35 बनाऊं, और इसके बारे में बात करूं कि ये कैसे होगा। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं अभी, इसे बड़ी मैच्योरिटी से सुनना। ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही होगा, बट मैं जो बता रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस, एग्जाम एनालिसिस एट द सेम टाइम एंटिसिपेशन से बता रहा हूं कि ऐसा होता है तो आगे भी होना चाहिए। ठीक है। सो देखो, जिन लोगों के रीजनिंग में मार्क्स कम आ रहे हैं उनके कम होने के पीछे 3 चैप्टर जिम्मेदार होता है। सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। आप सबने पढ़ रखा है कोडिंग डिकोडिंग।
लेकिन अब जो नया पैटर्न है एसएससी का, इसमें कोडिंग डिकोडिंग काफी लेंथी होता जा रहा है। जहां पहले हम ऐसे सवाल देखते थे जहां पे कोडिंग डिकोडिंग में या तो रिवर्स ऑर्डर चलता था, या तो फिर किसी अल्फाबेट में 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, ऐसे क्वेश्चंस होते थे। अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि स्टार्ट करता है 11 घटा, 9 घटा, 7 घटा, सो ऑब्वियसली इट्स बिकम अ बिट कैलकुलेटिव, और वहां पे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आप चैप्टर छोड़ दे, वो क्वेश्चन छोड़ देते हो, या तो फिर आप जल्दी जल्दी में गलत बना के आ जाते हो। इसका यह मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप मान के चलो कि 3 क्वेश्चन तो पूछेंगे पूछेंगे, इसका मतलब मिनिमम 6 मार्क्स का तो ये चैप्टर है ही, और इसमें आपको काफी ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। आपको इस चैप्टर को इतने अच्छे से बना लेना है और इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो ही नहीं सकता। एट द सेम टाइम बिल्कुल टाइम पर बने। आपका जो अप्रोच है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या क्या ट्रिक लग सकते हैं, आपको पहले से वो सारी बातें पता होनी चाहिए, और ये पता तभी हो सकता है जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है। तो कोडिंग डिकोडिंग को सबसे पहले प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके। दूसरा चैप्टर जो एसएससी में बहुत ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है वो है सीरीज। और जब मैं सीरीज कह रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं नंबर सीरीज की भी बात कर रहा हूं, मैं अल्फाबेट सीरीज की भी बात कर रहा हूं। कम से कम भी तो 6 सवाल पूछे जाते हैं इससे, 6 सवाल, जिसका मतलब है 12 मार्क्स तो यही देके जाएगा आपको। तो अगर इन 6 सवालों में से एक स्टूडेंट, अगर सोचो अगर 2-2 मिनट भी लगा रहा होगा, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, तो 12 मिनट तो सिर्फ ये 6 सवाल खा जाते हैं। और नंबर सीरीज ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि मुझे आता है, क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, 10 माइनस करेगा, 10 ऐड करेगा, यही तो कर सकता है ना। बट ऐसा नहीं है, एग्जाम में चीजें सामने होंगी लेकिन आपको दिखेंगी नहीं। इसके लिए जरूरी यह है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको ये वेरिएशन पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस एक्सटेंट तक चीजों को जोड़ा जा सकता है, किस एक्सटेंट तक चीजों को घटाया जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस आपकी अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। बात की हमने सीरीज के बारे में, बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में जिसे हमने आज तक इग्नोर किया है, लेकिन ये चैप्टर हमें काफी ज्यादा दर्द दे रहा है। चैप्टर है जी एनालॉजी। ये एनालॉजी से क्वेश्चन कम से कम 3 पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा। जैसे कि मुझे याद है कि पिछले साल के एक पेपर में पूछा गया था कॉन्गो का कैपिटल, और एक तरफ दिया हुआ था एक और जगह कैपिटल। सो आपको नहीं पता कि कॉन्गो कैपिटल क्या हो सकता है। अब सवाल यह है कि सर ये सब पूछेगा तब तो कौन बना पाएगा। बात सही है, कोई नहीं बना पाएगा, और कोई नहीं बना पाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर भी मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि चैप्टर छोड़ दे, कि क्वेश्चन बहुत टफ आता है। इसलिए इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपको करना यह है कि अगर आपको रीजनिंग में अपना स्कोर अच्छा करना है और 40 के आसपास रहना है, इसको छोड़कर बाकी जितने चैप्टर्स है ना वो आपको आते हैं और आप बना लेते हो। आप अगर डायरेक्शन का सेंस आपको है तो एक क्वेश्चन इससे पूछेगा, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन, इसके अलावा सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन। तो हर जगह से एक एक सवाल आ रहे हैं। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं भी पढ़ रखा तो 2 नंबर आपको बहुत ज्यादा दर्द नहीं देने वाला। ये वैसे चैप्टर्स है ना जिन इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। 12 से 13 कम से कम यहां से बनते हैं, जिसका मतलब 26 नंबर का तो अकेले ये 3 चैप्टर है। सो अगर मैं इन 3 चैप्टरों को अच्छी तरीके से अंगद की पैर की तरह कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई उठा ना पाए, तो समझ लो ये कहीं ना कहीं आपका स्कोर शायद 45 भी क्रॉस कर जाएगा। मैं तो 40 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे, मैं 40 मांग रहा हूं आपसे सिर्फ। इसलिए इन 3 चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब सवाल है सर प्रैक्टिस कहां से करेंगे? देखो प्रैक्टिस का कोई लिमिट नहीं है, आप जहां से करना चाहो कर सकते हो। मेरे ख्याल से जो अच्छा होगा आपके लिए वो ये है कि आप एक बुक ले लो। अगर आप मुझसे बुक पूछोगे तो किरण पब्लिकेशन की, जो लोग एसएससी के एस्पिरेंट है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की एसएससी की अलग से एक सेट है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको खरीद लो। चैप्टर वाइज है वो चैप्टर वाइज है, उसमें हर एक चैप्टर में जितने सवाल पूछे गए 1999 से लेकर अभी तक सब दिया हुआ है। इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग में आपको उसमें 450-500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसएससी किस हाइट तक क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकता है, तो आप वो बना लो। दूसरा, कोई भी एग्जाम जो होगा, माइंड यू कोई भी एग्जाम जो होगा, मतलब यह है सीपीओ हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें भी रीजनिंग पूछा गया है, और भूल गया मैं लिखना जो सबसे टॉप पे है बैंक, जिसमें भी रीजनिंग पूछा गया है उसको बना लो। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट जो एग्जाम करवाती है, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, उन सबका क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2009 के कैट के एग्जाम में, मैं बात कर रहा हूँ 2009 के कैट के एग्जाम में। नाउ कैट हैज नथिंग टू डू विद आवर सिलेबस, वो बहुत टफ चीज है, लोगों को ऐसा लगता है। सो 2009 के कैट के एग्जाम में इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, आरसी का, ठीक है। आपको जान के खुशी होगी कि 2012 में वही क्वेश्चन एसबीआई पीओ में था, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2016 में सेम क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में,
और उसका आधा मतलब उस पूरे पैसेज को आधा कर कर सेम क्वेश्चन 2018 के सीपीयू में। बात को समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन घूम रहा है बार 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 बार, एक बार इस एग्जाम में, दूसरी बार उस एग्जाम में, तीसरी बार उस एग्जाम में। इसका यह मतलब है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न आपको 2008 के आईबीपीएस में मिला हो, आईबीपीएस तो तभी नहीं होता था, बट बैंकिंग में अगर मिला होगा तो मानकर चलो कि हो सकता है वही क्वेश्चन आप एसएससी में पूछने लगा और वही क्वेश्चन आ रहा हो, जिसका मतलब है प्रीवियस ईयर करना, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आपकी कोई जात नहीं है। जात से मेरा मतलब है कि आप एसएससी के जात के नहीं हो या आप बैंक के जात के नहीं हो, आप कंपटीशन के धर्म के हो। अगर आप एक धर्म के हो, एक नेशनैलिटी के हो, तो वो कंपटीशन है। और ऐसे केस में ना कोई जात नहीं देखी जाती कि मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं या मैं बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं सबके लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। एग्जाम दो या ना दो, क्वेश्चन चूंकि सब में सेम है तो आपको प्रैक्टिस सबसे करना पड़ेगा। जो मटेरियल मिल जाए उसे पकड़ के घिस दो, बस यही फॉर्मूला आपको रीजनिंग के लिए लगाना है और फॉर दैट मैटर सारे सब्जेक्ट्स के लिए लगाना है। ठीक है, चलो बहुत बात कर ली रीजनिंग की, होपफुली आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली चीज की, विच इज जीएस। तो जीएस में पूछोगे कि सर जीएस तो इतना लंबा है, बात सही है दोस्त, बहुत ज्यादा सिलेबस है इसमें, क्या सब कुछ पढ़ना पड़ेगा? जवाब है नहीं पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ पाओगे, टू बी स्पेसिफिक नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या क्या चीजें पढ़ ले जिससे हम स्मार्टली थोड़ा स्कोर कर कर, ऐसा स्कोर जिसमें जो कट ऑफ के आसपास हमें पहुंचा दे, वो स्कोर कर कर निकल सकते हैं। सबसे पहले चीज जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है लूसेंट की किताब। ठीक है, देखो आप क्लास करते होगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, जहां से भी आपके रिसोर्सेस आपको मिलते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, आप पूरा का पूरा मटेरियल पढ़ो बस। बट उस मटेरियल के साथ साथ याद रखना लूसेंट की किताब जरूर पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो लूसेंट से ही इंस्पायर्ड होता है, लूसेंट का ही कॉन्टेक्स्ट होता है। ऑब्वियसली कोई टीचर अपने मन से नया ज्योग्राफी नहीं बना सकता, हिस्ट्री को नहीं बदल सकता, तो वो वही चीजें पढ़ाएगा जो किताबों में लिखी हैं। और सबसे अच्छा किताब जो लोग प्रीफर करते हैं वो है लूसेंट। तो सबसे पहले लूसेंट का एक सब्जेक्टिव बुक अपने पास रखो और टॉपिक वाइज उसको पढ़ो। जब आपके पास एग्जाम में टाइम हो, जैसे जो लोग अभी सीजीएल 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएचएसएल 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं है और एग्जाम में काफी वक्त बचा हुआ है, तो आप क्या करना, आप एक और बुक खरीद लेना विच इज किरण सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की किताब है वो किताब आप जरूर खरीद लेना। उस किताब में हर एक टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उससे जरूर पढ़ना। अब आप बोलोगे सर लूसेंट तो इतना मोटा है, पूरा का पूरा पढ़ें क्या? इतने फैक्ट्स कैसे याद रहेंगे? लूसेंट के तो हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रहेगा? तो उसमें आपको सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना और बहुत मैच्योरिटी से सुनना। मैं इसलिए बोल रहा हूं मैच्योरिटी से सुनने के लिए क्योंकि विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट, किसी का कुछ अच्छा हो सकता है, किसी का कुछ अच्छा हो सकता है। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट पढ़ो, सब में बराबर वेटेज है। ये नहीं हो सकता कि मैं जो बोल रहा हूं यही एग्जाम में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन सेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एनालाइज कर बता रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात पे 100% यकीन करने से पहले खुद भी एक बार वेरीफाई कर लेना कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो बात करते हैं क्या क्या पढ़ लेने से काम चल जाएगा। सबसे पहले लूसेंट की हिस्ट्री पढ़ लेना। ठीक है, अब हिस्ट्री में आप एंशिएंट को छोड़ सकते हो, मेडिवल जरूर पढ़ लेना और मॉडर्न जरूर पढ़ लेना। ठीक है, खासतौर पर मॉडर्न में गांधीयन मूवमेंट जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आप मेडिवल पढ़ रहे हो तो उसमें जो मुगल सल्तनत दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत जो दिया हुआ है उसे जरूर पढ़ लेना। ये बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती हैं, आप निकाल के देख लेना, किरण के बुक में वो सब दिया हुआ है। दूसरा, आप इसके अलावा अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले साइंस पढ़ लो। अब साइंस में भी बात करते हैं, क्वेश्चन देखो हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है और कहां से नहीं पूछ सकता, कहां से पूछने पे चीजें याद रह जाएंगी। जैसे अगर मान लो आप प्लांट किंगडम पढ़ने लगे तो प्लांट किंगडम से एक तो सवाल कम पूछा जाता है साइंस में, बायोलॉजी में, और दूसरा अगर पूछा भी गया तो याद रहेगा क्या? आप सोचो जो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इतना लंबा लंबा नाम आपको याद नहीं रहने वाला। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप उसमें 2-3 स्पेसिफिक चीजें पढ़ सकते हो। डिजीज पढ़ सकते हो, अबाउट न्यूट्रिएंट्स पढ़ सकते हो, विटामिन वगैरह। आप उसके साथ साथ पढ़ सकते हो ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो पढ़ने लायक चीज है लूसेंट में वो है टेबल्स। आप देखना पूरे के पूरे लूसेंट में ना हर एक चैप्टर में टेबल्स दिए हुए हैं।
जिसका मतलब हिस्ट्री में एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें किस वक्त पे कौन सा वाइसराय था, ये ईयर्स के साथ लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो लूसेंट के लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में वो सब कुछ दिया हुआ है जो आपको याद करना है। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके पूरा पढ़ लेना। स्टैटिक जीके में भी खास तौर पर लूसेंट के लास्ट में जो स्टैटिक जीके दिया हुआ है ना, देखना उसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की सबसे पहले चढ़ाई करी है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। किस कंपनी का टैगलाइन क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये स्टैटिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कहां दिया हुआ है? लूसेंट के लास्ट के आई गेस 30-35 पन्नों में दिया हुआ है, ठीक है, वहां से पढ़ लेना। एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लक्ष्मी सेक्शन है आपका, विच इज करंट अफेयर्स। ये आपको सॉलिड 15 से 16 मार्क्स देके जाएगा दोस्त। 15 से 16 मैं कह रहा हूं, 7-8 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स से, तो 15-16 दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत बार सवाल पूछते हैं मेरे से कि करंट अफेयर्स में सर कितना पढ़ने के काम चल जाएगा। देखो कितना एसएससी नहीं बताती, बट अभी का जो क्वेश्चन है, एग्जाम हुआ था एसएससी का, एसएससी सीजीएल प्री का 2020 के मार्च के महीने में, और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे अप्रैल 2019 से भी, जिसका मतलब है कि 1 साल का तो पढ़ना पड़ेगा आपको। 1 साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। अब सवाल है कि सर करंट अफेयर्स पढ़ें कैसे और मटेरियल रिसोर्स क्या होना चाहिए। देखो करंट अफेयर्स 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो होता है करंट अफेयर्स बहुत डीप जाके, जिसमें आप चीजों के रीजन को समझते हो, उनके फुल फॉर्म्स पढ़ते हो और इनसे रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हो ना। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं यूपीएससी या किसी भी पीसीएस के लिए, किसी भी पब्लिक कमीशन एग्जाम्स के लिए, हम वहां नहीं जा रहे। दूसरा टाइप का करंट अफेयर्स वो होता है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो किन बैंक्स का मर्जर हो गया, कौन से कंपनी किसे अंडरटेक कर लिया, कहां पे कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट कितना इन्वेस्ट कर रहा है कौन सी कंपनीज में, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस या एसबीआई एग्जाम्स के लिए, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो एसएससी का करंट अफेयर्स क्या है ना, यहां पे आता है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। अभी जो हार्डवर्क करते हैं वो क्या करते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा रट्टा मार लेते हैं। मैं कहते हैं बेवकूफी कर रहे हो, मत करो ऐसा, ऐसा नहीं होता। मैं अगर आपको बता दूं खोल के बिल्कुल कि करंट अफेयर्स कहां से पूछा जाता है, भाई करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, करंट अफेयर्स पूछा जाता है एसएससी में बुक्स एंड ऑथर्स से। एक क्वेश्चन पक्का होगा बुक्स एंड ऑथर्स से, ठीक है। मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन फॉर्चुनेटली पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर्स से, और वो दोनों मुझे पता थे, ठीक है। एक नरेंद्र मोदी जी ने जो के ऊपर जो बुक लिखी गई है उसका सवाल था कि ये किताब किस राजनेता के ऊपर लिखी गई है, आंसर था नरेंद्र मोदी, ठीक है, अमित शाह जी ने लिखी थी। तो वो एक बुक था, और दूसरा बुक मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, बट ऐसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज्यादा करके क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं बुक्स एंड ऑथर से। दूसरे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं नेवी या आर्मी एक्सरसाइज के ऊपर, कि इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज किया, उस एक्सरसाइज का नाम क्या था, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल कहां से पूछा जाता है, अवार्ड से, किसको क्या अवार्ड दिया गया। मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक इंडियन एक आर्टिस्ट को बांग्लादेश में अवार्ड दिया गया, उनका नाम क्या था। तो ऐसे करके सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहां, देखो आप कोई भी वेबसाइट से पढ़ लो, काम चल जाएगा आपका, किसी भी वेबसाइट में पढ़ लेना। बस मेरी एक बात को याद रखना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो जरूर, बट याद मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो जरूर, बट याद मत करो। क्योंकि डेली अगर आप करंट अफेयर्स जमा करते हो तो उसमें एट द अगर आप मान लो एक दिन में 10 भी जमा कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास 300 करंट अफेयर्स हो जाएंगे, और 300 कर आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, जबकि इंपॉर्टेंट सिर्फ 100 करंट अफेयर्स होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे वेबसाइट से आप जाकर डाउनलोड कर लेना मटेरियल जहां पे बेस्ट 100 या 150 करंट अफेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आपको अगर वो मटेरियल मिल जाता है, आप इतना कर लेते हो तो इतना काफी है। बट मेरी एक और बात ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स एक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन निकालते हैं जिसमें हर चीजें ऑर्गेनाइज वे में दी हुई होती हैं। आप मंथली पढ़ो और कंपाइलेशन पढ़ लो, बस इतना करना आपके लिए काफी है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं करंट अफेयर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको रिसोर्सेज बताऊं कहां से क्या क्या आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जैक्टली कैसे पढ़ना होता है विद द हेल्प ऑफ अ मंथ ऑफ करंट अफेयर्स, तो आप मुझे बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं जीएस के बारे में, और होपफुली आपको जीएस की सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि जीएस में स्कोर कैसे कर रहा है। मैं एक बार और दोहरा दूं क्योंकि ये काफी बातें हो गई हैं जीएस के बारे में। आपको क्या क्या मैंने बताया, लूसेंट जरूर पढ़ना, लूसेंट में जो पीछे पेजेस में स्टैटिक जीके दिए हुए उसे जरूर पढ़ना। अगर सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता है तो किरण पब्लिकेशन से पहले पढ़ लेना करंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कैसे पूछे जाते हैं, एंड एट द एंड करंट अफेयर जरूर पढ़ना। अगर इतना कर ले रहे हो तो आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले सेक्शन पे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन है मैथ्स। भैया मैथ्स में स्कोर कैसे करें हम, मैथ्स में तो हमारा स्कोर होता ही नहीं है। अब यहां पे आपको सीखना पड़ेगा
एक इंपॉर्टेंट बात एक आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले, जैसा मैं अपने एक पिछले वीडियो में कह चुका हूं कि मैथ्स में अब के टाइम पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो लोग मैथ्स में अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना कैलकुलेशन इंप्रूव करो ना। कैलकुलेशन आप कैसे इंप्रूव करोगे? सबसे पहले आपको टेबल्स पता होने चाहिए। देखो, मैं रटी रटाई बात बोल रहा हूं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। अब मैं सामने अगर मेरे घोड़ा होगा तो मैं घोड़े को तो घोड़ा ही बोलूंगा ना। तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो इंपॉर्टेंट ही है ना, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। अब वो कितनी बार भी लोग कह चुके हो, बट टेबल्स इंपॉर्टेंट है दोस्त। 30 तक तो टेबल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, या ऐसे कहो कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक पता होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं भी याद रख पा रहे हो ना, तो स्क्वायर निकालने का ट्रिक याद रखो, बट अच्छा ये रहेगा कि 30 तक स्क्वायर याद रखो। तीसरा, आपको क्यूब्स पता होने चाहिए सिर्फ 20 तक। इतना तो कैलकुलेशन में आपको करके रखना है। चौथा, आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। एडिशन क्यों? क्योंकि डीआई में बहुत बार एडिशन पूछा जाता है, ठीक है। सो आपका एडिशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपने अगर इंप्रूव कर ली अपनी, तो समझ जाओ आपका कैलकुलेशन का जो मैं बात कर रहा हूं वो एरिया आपका सॉर्टेड है। तो कैलकुलेशन स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड एडिशन, ये 4 चीजों को इंप्रूव करना है। एडिशन कैसे इंप्रूव होगा भाई? कोई भी नंबर लिख लो ना अपने रैंडमली, अपने पेज पे कोई भी नंबर लिख लो और देखो कितनी जल्दी आप ऐड कर सकते हो। अगर इसको थोड़ा मजा करना है तो आप उसमें टाइमर लगा लो। अगर आपने 13 सेकंड में पहले 10 डिजिट को जोड़ा था, तो अब ये प्रैक्टिस करना कि उसे 10 तक लेके आओ, फिर 8 तक, फिर 7 तक। इस तरीके से थोड़ा फन गेम भी हो जाएगा, थोड़ा मजा भी आ जाएगा। सो कैलकुलेशंस की बात हो गई, ये आपको हमेशा स्ट्रांग रखना है। अब मैं बात करता हूं कि लक्ष्मी चैप्टर्स कौन कौन से हैं जिनको अगर मैं पढ़ जाऊं तो मेरा मैथ्स में मार्क्स डबल या ट्रिपल हो जाएगा, जितना भी आप लेके आ रहे हो। तो सबसे पहला जो उसमें चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वो है डीआई, जिसे हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आपने देखा होगा कई बार कि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखे हैं ना। यहाँ पे 30 होता है, ये 25 होता है, ये फिर 30 होता है, ये वाला 25 होता है, ये वाला 28 होता है। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं ना। अब इसमें क्या करता है, आपसे पूछता है कि 2007 में जो परसेंटेज था 2008 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो गया। आपसे पूछता है कि इसका एवरेज क्या है, आपसे पूछता है इसका रेशियो निकाल के दिखाओ। तो इसमें कुछ नहीं है, बस सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही है। मतलब बेसिक मैथ्स के फंडामेंटल्स हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो 5 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक भी गलत नहीं होगा अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा भी ठीक ठाक है तो। सो सोचो, 5 गुना 2 10 मार्क्स तो यही देके जाएगा आपको। इसका मतलब सबसे पहला जो चैप्टर आपको फोकस करना है जिसपे, वो चैप्टर है डीआई। आपको डीआई पे फोकस करना है। अब सवाल है कि सर डीआई के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? फिर से वही बात है, कितने एग्जाम्स हुए होंगे 2019 और 2020 में अभी तक? करीबन अगर मैं सारी शिफ्ट को जोड़ दूं तो 50, CHSL, CGL, MTS सब जोड़ के। तो यार अगर 50 शिफ्ट हुए हैं तो उसमें सब में तो डीआई पूछा होगा, जिसका मतलब है कि अगर मैं हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन ले लूं तो 250 क्वेश्चन तो वहीं हो जाते हैं। तो वहीं से तो आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। तो स्टार्ट करो एकदम 2016 से, जब से ऑनलाइन आई हुई है चीजें, और तब से लेके अभी तक के प्री और मेंस मिला के जितने डीआई पूछे गए सबको बना लो, और देखो कैसे मार्क्स नहीं आता है। आराम से आएगा, बिल्कुल आएगा। सो पहला सेक्शन आपको जो इंप्रूव करना है वो सेक्शन कौन सा है? वो है डीआई का। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आपको कौन सा इंप्रूव करना है? अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है? परसेंटेज एंड बेस्ड चैप्टर्स। ओके, बेस्ड चैप्टर से मेरा क्या मतलब है? मैं बिल्कुल भी आपकी बात नहीं कर रहा इंटरेस्ट चैप्टर की, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं परसेंटेज चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एंड डिस्काउंट, अगर वो आप सेपरेट चैप्टर में पढ़ रहे हो तो। ये 3 चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। ये चैप्टर टफ नहीं है, आपको पता है। हर एक चैप्टर में 15 से 16 टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आपका हर एक टाइप वाइज क्लियर हो गया है तो आप समझ जाओ आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिसका मतलब है कि इनको तीनों को मिला के 40 टाइप होंगे। अगर आप ये 40 टाइप कर लेते हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन एग्जाम में से पूछे जाते हैं तीनों चैप्टर मिला के। तो 5 दूना 10 मार्क्स यहां से भी निकल के आ गए हैं, जिसका मतलब है 10 तो आपने वहां इंप्रूव करे थे, 10 आपने यहां इंप्रूव कर लिया। इसका मतलब 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहा। ये 3 चैप्टर अगर आप कर लो तो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक मैंने 4 टॉपिक्स आपको बताए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। इसको मैं एक काउंट करूं अगर तो सिर्फ एक ही हुआ है, दूसरा है डीआई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी अलजेब्रा। ओके ना, जब हम लोग कहते हैं ना कि एडवांस सेक्शन बहुत टफ है, तो हम बात करते हैं एडवांस सेक्शन में खास तौर पर 3D ज्योमेट्री की, कुछ हद तक 2D ज्योमेट्री की, 3D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन की, 2D मेंसुरेशन की, ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये चैप्टर्स टफ है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना मैथ्स में, तो 2 चैप्टर्स हैं, मैं दोनों को साथ में बताता हूं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों बनाने में आपको बहुत मजा आता होगा, और ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो मजेदार तो है ही, साथ साथ में लक्ष्मी सेक्शन भी है दोस्त। अगर आप हर एक शिफ्ट में देख लो तो दोनों मिला के कम से कम 6 सवाल पूछे गए, कम से कम 6 सवाल पूछे गए। अब आप सोचो कि अगर ये दोनों चैप्टर्स हम अच्छे से कर लिया, और फिर से मैं वही बात कर रहा हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स हैं।
आपको सिर्फ वो टाइप्स पढ़ने हैं। अगर मैं मान के चलूं कि 15-15 टाइप दोनों में होगा तो 30 टाइप है सिर्फ। आप अगर ये 30 टाइप कर लेते हो तो 6 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 12 मार्क्स तो ये आपको देके जा रहा है। तो जितने अभी तक मैंने टॉपिक्स बताए कम से कम 32 मार्क्स तो यहां से आपका आ जाएगा। ये तो हिल नहीं रहा कहीं, जिसका मतलब है कि अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री करना तो इजी है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो। ना मैं जो कह रहा हूं ये मैं तब बोल रहा हूं जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि पहले आप उन चैप्टर्स को अच्छा करो जिन चैप्टर से स्कोर आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे कर उसको इंप्रूव करते जाना। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मेंसुरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है या कोई और अर्थमेटिक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा वो कतई मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये हैवी स्कोर वाले चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको पहले कर लेते हो तो आपके एक हैंडसम मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं कि इतना तो आएगा ही। इसके बाद फिर हम बाकी चैप्टर्स के ऊपर काम करेंगे और उनको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन चैप्टर्स के बारे में आपका जो नॉलेज है, आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ग्रास्प है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए, अब मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये आपके लिए थोड़ा मोटिवेशन का भी काम करेगा और जो फैक्ट भी है। जितने चैप्टर्स मैंने बताया, क्या क्या बताया? डीआई, परसेंटेज, ट्रिगो, अलजेब्रा। अगर मैं सबको मिला दूं तो पता है कितने टाइप्स होंगे इनको? सबको मिला के ना करीबन करीबन 100 टाइप्स होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 100 टाइप के मैथ्स पढ़ लो जिसमें कि सारे टाइप एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे एक चैप्टर के, 100 टाइप के मैथ्स पढ़ लो और इससे आपका निश्चित किसी एग्जाम में 30 से 35 मार्क्स आ जाएगा, तो बताओ क्या नहीं पढ़ पाओगे? क्या ये बहुत मुश्किल है? इतना मुश्किल है कि आपको नौकरी करने से रोक ले? इतना मुश्किल है कि आपको जिंदगी भर बेरोजगार रख दे? ऑब्वियसली नहीं है। ये बहुत छोटी बात है कि आप 100 टाइप के क्वेश्चंस करो और उससे 30-35 मार्क्स आ जाए, आराम से आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? सिर्फ इन 100 टाइप्स को टारगेट करना है, इन चैप्टर्स को टारगेट करना है। होपफुली ये फंडा आपके मैथ्स में थोड़ा काम करेगा और आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ाएगा अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो। अब आते हैं उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर ज्यादा स्मार्ट वर्क नहीं किया जा सकता। इट्स कंप्लीटली ऑन योर नॉलेज बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। बात करते हैं इंग्लिश में। देखो, ऐसे इंग्लिश में स्मार्ट अप्रोच बहुत कम है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कुछ स्मार्ट नहीं होता। लैंग्वेज में रीजंस होते हैं, लॉजिक्स होते हैं और थोड़े एक एक्सेप्शंस होते हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि स्कोर कहां से कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जो इंप्रूव करना है वो इंप्रूव करना है वन वर्ड एंड इडियम्स के सेक्शन को। मैं क्यों बात कर रहा हूं ये? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर करीबन करीबन 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और अगर मैं 6 दूनी कर दूं तो 12 मार्क्स आपके यहीं से आ जाते हैं। जिसका मतलब है कि वन वर्ड और इडियम्स अगर कोई आदमी अच्छे से कर ले तो कम से कम 12 मार्क्स तो उसके यहां से सिक्योर हो जाएंगे, 12 नहीं तो 10 तो सिक्योर हो ही जाएंगे। अब बात है रिसोर्स क्या है, कहां से कर सकते हैं? दोस्त, इसे किया जा सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लो तो आपको क्या करना है, बहुत सारे पीडीएफ्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि कहीं से भी बस एक बुक परचेज करना है और जब से 1997-96 जब से भी ऐसा पूछा जा रहा होगा तब से लेकर 2019 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ जाने हैं। यकीन जानो करीबन 30% क्वेश्चंस रिपीट मिलेंगे आपको, जो एक बार पूछा जा चुका है, फिर पूछा, तो वो एक ही बार याद करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको सिर्फ 70% याद करना है और उतना अगर याद कर जाते हो तो कम से कम ये वोकैब का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था, सिनोनिम एंटोनिम के पीछे मत भागना, वो शायद उतना काम नहीं आएगा। बात करते हैं अगली चीज के बारे में। अगला कौन सा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जी? वो है क्लोज टेस्ट। और मैं अगर साथ में ऐड कर दूं सेंटेंस अरेंजमेंट को भी, सेंटेंस अरेंजमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि उसमें क्या ट्रिक्स है, कैसे बनाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। उसमें अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। सेम गोज विद क्लोज टेस्ट, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जिसका मतलब 14 मार्क्स ये देता है आपको। तो अगर मैं यहां के 14 और यहां के 12 ऐड कर दूं तो मिलाकर हो जाते हैं 26 मार्क्स, जो कि काफी है। 26 मार्क्स के बाद थोड़ा ग्रामर आप कर लेते हो, 1-2 सिनोनिम या एंटोनिम पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप 30-35 के आसपास पहुंच जाते हो, जो बहुत बड़ी बात है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका स्कोर नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, आपको इस सेक्शन पे काम करना है, क्लोज टेस्ट पे और सेंटेंस अरेंजमेंट पे। काम क्या करना है? काम एज इन क्या? काम का मतलब है कि जैसा मैंने आपको बार बार कहा है और मैं अभी भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ना रीडिंग करो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, बुक्स पढ़ो जितना ज्यादा हो सके, कोर्स पढ़ो फेमस जितना ज्यादा हो सके, कॉन्टैक्ट में आओ इंग्लिश के जितना ज्यादा हो सके। इससे आपकी जो समझ है ना, जो लैंग्वेज की जो समझ है, ये इंप्रूव होगी। और एक दफा जब आपको लैंग्वेज की समझ आ जाए, फिर ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी पोर्शंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, सेंटेंस अरेंजमेंट हो जाए, क्लोज टेस्ट हो जाए, ये सब कुछ इंप्रूव होने लगता है। तो आपको वो समझ होनी चाहिए, है ना। उसको इंप्रूव करने के लिए क्या तरीका है? ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो। और एक स्टूडेंट जिसे आदत हो जाती है इस चीज की, अगर वो इसे
2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो कर लेता है, उसके बाद उसको इंप्रूवमेंट अपना दिखने लगता है और वो ट्रेस करना फिर इजी हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में ज्यादा दिमाग ग्रामर के ऊपर नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग वोकैब के ऊपर मत लगाना। आप क्या करोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ। मैं बात कर रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो। स्मार्ट अप्रोच यही है, जो ये कर लेगा उसका स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा। कोई अगर और मेहनत करना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो ग्रामर के, है ना, जिसमें एरर अभी तक जितने पूछे गए वो दिए हुए हों, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जितने पूछे गए वो दिए हुए हों, उनको बना लो। आपके सारे के सारे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। बट ये उनके लिए जो एक्सट्रीम मेहनत करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता, मैंने आपको बता दिया कितना कर देने से काम हो जाएगा। सो होपफुली आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, होपफुली आप पेशेंस रखकर सुन रहे हो। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए और मेरी बातें समझ रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपने एक बहुत बड़ी चीज अनलॉक कर ली है, जो आपको बहुत काम आने वाली है। मैंने जितनी बातें बोली, अगर आप इसे फॉलो कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि कम से कम 30 मार्क्स तक इंप्रूव हो जाएगा आपका। अगर नहीं हो रहा है तो कहां गलती हो रही है, एक बार सेल्फ एनालिसिस जरूर करना, या फिर मुझसे जरूर बात कर लेना एक बार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस डे एवरीवन।